एक तेज आवाज ने उसके सन्नाटे के आनंद को नाद में बदल दिया। विनय का साधु जैसा शांत और तेजस्वी चेहरा एक पल में शैतान का चेहरा बन गया और उसकी आंखें किसी खून के प्यासे भेड़िए सी लाल हो गई। और वो तभी आवाज में जबड़े भींच के बोला, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जब मैं काम पे रहा करूं तो मुझे परेशान मत किया कर। मेरे पीछे पीछे मत आ, वापस जा। मैं सवारियों को स्टेशन पे उतार के वहीं मिलूंगा तुझसे। जा। एक हवा का झोंका सा बह चला वहां से। Fever Stories। एक अधूरी कहानी। एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। रात का वक्त था। बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिल्कुल बेमौसम बरसात। सर्दियों के मौसम में ऐसी बारिश न तो सुनी थी न देखी थी, लेकिन वक्त पे पहुंचना भी जरूरी था। इसीलिए ऐसे पहाड़ी रास्ते पे भी विनय गाड़ी धीमी किए बिना ही चलाए जा रहा था। उसे कुछ खास दिक्कत थी भी नहीं। यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा और पेशेवर पहाड़ का ड्राइवर जबरदस्त ड्राइवर होता है। विनय बस अगले 2 मिनट में पहुंचने वाला था। गेस्ट हाउस पहाड़ की चोटी पे था। वहां से टूरिस्ट्स को लेके वापस स्टेशन पे छोड़ना था। बारिश रुक चुकी थी। एक बेहद खूबसूरत सन्नाटा सा छाया था चारों ओर। एक पल को ऐसा लगा जैसे यहीं पे बस वक्त थम जाए। रोजी रोटी की फिक्र, जिंदगी के गुजर बसर की फिक्र, सब कुछ जैसे इस सन्नाटे में खो सा गया था। और विनय आंखें बंद करके हल्की हल्की बहती हवा को जैसे पीने लगा था। गीली मिट्टी, धूल, उसके पैरों तले कुचली हुई ताजा हरी घास की खुशबू, इन्हीं सब में जैसे कुछ देर डूबा रहना चाहता था वो। कि तभी एक तेज आवाज ने उसके सन्नाटे के आनंद को नाद में बदल दिया। विनय का साधु जैसा शांत और तेजस्वी चेहरा एक पल में शैतान का चेहरा बन गया और उसकी आंखें किसी खून के प्यासे भेड़िए सी लाल हो गई। और वो तभी आवाज में जबड़े भींच के बोला, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जब मैं काम पे रहा करूं तो मुझे परेशान मत किया कर। मेरे पीछे पीछे मत आ, वापस जा। मैं सवारियों को स्टेशन पे उतार के वहीं मिलूंगा तुझसे। जा। एक हवा का झोंका सा बह चला वहां से। कुछ ही देर में टूरिस्ट्स आए और गाड़ी लेकर विनय निकल पड़ा उन्हें स्टेशन छोड़ने। टूरिस्ट्स निकल गए। विनय भी गाड़ी लेके निकल पड़ा और वापस एक पहाड़ी पे गाड़ी दौड़ा दी और ठीक उस पहाड़ी की चोटी के पास जहां शहर का मशहूर सुसाइड पॉइंट था, वहां ले जाके गाड़ी रोक दी। कुछ देर गाड़ी में बैठा रहा, तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज आई। विनय बोला, तू क्यों ऐसे मेरे पीछे पड़ा है यार? मैंने कहा था ना, मैं उनका ख्याल रखूंगा यार। अरे हो जाती है गलती इंसान से। हाँ ठीक है, मेरी वाली उतनी भी गलती नहीं है, लेकिन अगर मुझे भी कुछ हो गया तो फिर उनका क्या होगा, सोचा है कभी? विनय की बातें खत्म होते ही फिर से वही आवाज होने लगी और उसके कानों में धीरे से कोई बोला, अरे मैं तुझे मरने दूंगा तब ना। चल अब घर जा, वो दोनों तेरी राह देख रहे होंगे। जा। विनय चुपचाप गुस्से में तमतमाता हुआ
घर की ओर गाड़ी लेके निकल पड़ा। पूरे रास्ते गाड़ी में उसे वही आवाज सुनाई देती रही। घर पहुंचा तो बीवी प्रिया और बेटी जया दोनों टीवी पे कुछ देख रहे थे, लेकिन घर लौट के ये आवाज, ये शोर और इन सब के साथ वो आवाज भी संगीत से लग रही थी उसे। बीवी और बेटी से बहुत प्यार था उसे। पूरे दिन दोनों ने क्या क्या किया, सारी कहानी सुनी, फिर अपनी बताई और खाना खा के पूरा परिवार सो गया। बेटी को बचपन से ही अकेले सोने की आदत लगवाई थी विनय ने। बेटी किसी बेटे से कम नहीं होती, यही मानना था उसका। और सचमुच 8 साल की बच्ची बड़ी तेज थी। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, हर चीज में अव्वल। बीवी भी बेटी के स्कूल में ही प्राइमरी सेक्शन में टीचर थी, सरकारी नौकरी थी। दोनों ने पैसे जोड़ जोड़ के गाड़ी खरीदी थी ताकि अपना काम शुरू हो सके और किसी मालिक की तनख्वाह की आस ना लगाए रखनी पड़े। सब कुछ बहुत ठीक ठाक दिखता था दूर से, लेकिन इस खुशहाल छोटे से परिवार की सच्चाई सिर्फ विनय जानता था। देर रात प्यास से विनय की नींद खुली। उठा, रसोई में जाके पानी के ग्लास में सुराही से पानी उड़ेला और 2 घूंट पिया ही होगा उसने पानी, जब विनय ने इधर उधर देखा तो डाइनिंग टेबल पे कोने वाली कुर्सी पे एक साया बैठा हुआ दिखाई दिया। आज तक विनय को सिर्फ आवाजें सुनाई देती थी। आज पहली बार, 7 साल में पहली बार उसे दिखाई दिया। उसी का दोस्त था आशीष। 8 साल पहले जिस दिन जया पैदा हुई थी, उसी दिन उसकी मौत हुई थी। बहुत बुरा एक्सीडेंट था। एक कान से स्क्रू ड्राइवर घुसा था और दूसरी ओर से निकल आया था। अभी भी वो स्क्रू ड्राइवर आर पार दिख रहा था उसके। विनय ने ग्लास रखा और उसके पास जाके बैठ के बोला, देख आशीष, ऐसा मत कर मेरे भाई। तू जाना यार, तेरा अब इस दुनिया में कोई काम नहीं है। 8 साल हो गए तुझे मरे हुए, तू अब भी यहां क्यों भटक रहा है? मैं हूं ना भाई। मैं क्या इनसे कम प्यार करता हूं? क्या मैं इन दोनों को धोखा दे सकता हूं? जो हुआ उसे भूल जा भाई। इस तरह मैं पागल हो जाऊंगा और मुझे कुछ हुआ तो इन दोनों का क्या होगा? उस साये का सर खिड़की से बाहर झांक रहा था। विनय की बात सुन के विनय की ओर उसका सर घूमा और विनय के कानों में एक आवाज गूंजी, मुक्ति तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन मिलती कहां है? क्योंकि तेरा सच मेरी मुक्ति है। तो उन दोनों को सच बताएगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। विनय ने अपना माथा पीट के कहा, अरे पर मैं उनको ये सब बताऊं कैसे? वो आवाज फिर बोली, तू ऐसे नहीं मानेगा ना? ठीक है, इस बार जब मैं लौटूंगा तो ना उन्हें तेरी जरूरत होगी और ना ही तेरा कोई भी झूठ उनके सामने टिकेगा। लगी शर्त। विनय ने यह बात सुन के उससे कुछ पूछने के लिए अपना सर उठाया तो देखा वो वहां नहीं था। इस बात को 10 साल बीत गए। ना ही उस रात के बाद विनय को वो आवाज सुनाई दी, ना ही कभी आशीष दिखाई दिया। अब साल था 2005। गर्मी का मौसम था। पहाड़ों पे ऐसे मौसम में भर भर के टूरिस्ट्स देश के कोने कोने से छुट्टियां मनाने आते हैं और यही टूर गाइड्स और ड्राइवर्स के लिए सबसे अच्छा कमाई का सीजन भी होता है। विनय के पास इतना काम आ रहा था कि उसके पास घर जाके सोने का भी टाइम नहीं था। करीब 1 हफ्ते से गाड़ी में ही सो रहा था। जिन होटल से पिकअप करना होता था वहीं सवेरे नहा के फ्रेश होके टूरिस्ट्स को लेकर निकल जाता और फिर वापस शाम को उन्हें छोड़ के एक बार घर जाके बीवी बच्चे दोनों से मिलके रातों रात होटल वापस आ जाता था। बेटी छुट्टियों पे घर आई हुई थी।
एक सुबह विनय स्टेशन से टूरिस्ट्स को लेके होटल की ओर जा रहा था। मियां बीवी और एक बच्चा, छोटा सा परिवार। बड़ा प्यारा बच्चा था, हाथों में एक रोबोट जैसा खिलौना पकड़े था, लेकिन बड़ी दुखी आंखें थी उसकी। शायद रोबोट खराब हो गया था उसका। सीने से उसे लगाए बैठा था। विनय बार बार रियर व्यू मिरर में उस बच्चे को देखता तो हर बार उन दुखी सी आंखों से उसे अपनी ओर एक टक देखता हुआ पाता। खैर, होटल पहुंच के उन लोगों को उतारा। कल सवेरे 10 बजे तक इन्हें यहां पिक करने आना था। विनय ने सोचा आज घर जाके आराम से सोएगा। 2 साल बाद बेटी घर आई थी, उससे बहुत सारी बातें करेगा। वो पलट के गाड़ी में जाने को मुड़ा ही था जब विनय की खाल से लेकर आंतों तक बहता हुआ गर्म खून बर्फ की तरह ठंडा पड़ के जैसे जमने लग गया था। उससे बिल्कुल हिला डुला नहीं जा रहा था। यह आवाज सुन के वो मूरत की तरह वहीं के वहीं ठिठक के खड़ा हो गया था। 10 साल बाद यह आवाज सुनी थी उसने। करीब 10 सेकंड बाद उसमें थोड़ी सी ताकत आई तो वो धीरे धीरे पलटा तो देखा वही दुखी आंखों वाला बच्चा एक कोने में बैठ के हाथों में एक स्क्रू ड्राइवर लिए हुए उस रोबोट का कोई पेंच टाइट करने की कोशिश कर रहा था। विनय की जान में जान आई। वो उस बच्चे के पास गया और बोला, अरे बेटा, क्या हुआ आपके रोबोट को? मैं देखूं एक बार। बच्चे ने सर उठा के विनय को ऊपर से नीचे तक देखा और नाव में सर हिला दिया। इतना प्यारा बच्चा था, उसको दुखी देखते बन नहीं रहा था। विनय से बोला, अरे बेटा, एक बार मुझे दीजिए तो सही, मैंने बड़े बड़ों को ठीक किया है, ये तो खिलौना है बस। बच्चे ने विनय की ओर फिर से देखा, फिर रोबोट को फर्श पे रख के बोला, हाँ, जैसे मुझे ठीक किया था स्क्रू ड्राइवर से। विनय को जैसे किसी ने जोर का झापड़ मार दिया हो। वो सांस तक नहीं ले पा रहा था इस बात को सुन के। मुंह खोले हुए बच्चे को देख ही रहा था हैरानी से जब उस बच्चे की मां उसे पुकारती हुई आई। आशीष, आशीष, ये लड़का भी ना अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और अजीब अजीब बातें करता है। विनय आनंद फानन में वहां से घर के लिए निकला तो जरूर, लेकिन आज 10 साल पुरानी बात सच थी। उन दोनों का गुजारा विनय के बिना बड़े आराम से हो सकता था। बेटी जया स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ाई कर रही थी, वो भी विदेश में। बीवी अब स्कूल की प्रिंसिपल थी और खुद विनय सिर्फ सीजन के वक्त पे काम ज्यादा होने की वजह से गाड़ी चलाता था, वरना उसकी 4 गाड़ियां थी, 5-6 ड्राइवर थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन घर पहुंच के उसमें अपनी बीवी प्रिया की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी और बेटी जया जब सब सुन के उससे कुछ पूछेगी, कोई सवाल करेगी, तो उसे सच बताने की हिम्मत भी नहीं थी। सच यही था कि प्रिया से उसको भी उतना ही प्यार था जितना आशीष को था। लेकिन आशीष ने प्रिया को पहले प्रपोज किया और प्रिया ने उसे हाँ कर दी। विनय बस एक दोस्त बन के रह गया। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि जया को बता सके उसका असली बाप आशीष था। जिस दिन प्रिया की डिलीवरी होनी थी उस दिन भी भयानक बारिश हो रही थी। ड्राइवर तो आशीष भी जबरदस्त था, लेकिन आशीष को सही वक्त पे अस्पताल सिर्फ विनय पहुंचा सकता था। रास्ते में गाड़ी खराब हुई और टूल बॉक्स निकालते हुए बरसात में विनय का दिमाग एक पल में कमजोर हुआ और उसे एक पल की कमजोरी में ही बोनेट पे झुक के देखते हुए आशीष के एक कान से स्क्रू ड्राइवर घुसा और दूसरे से निकल गया और उसके बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। इसीलिए स्क्रू ड्राइवर को अंदर ही विनय तब तक घुमाता रहा जब तक आशीष का तड़पना रुक नहीं गया। ये सब बता पाने की हिम्मत विनय में नहीं थी, इसीलिए विनय ने गाड़ी सुसाइड पॉइंट की ओर घुमाई और
आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी। कहानी वाला देव के साथ। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।